स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आज आपकी लाइव क्लास लेंगे टीजीटी साइंस के लिए, तो आज आपका स्वागत करते हैं हम आपकी इस ऑनलाइन क्लास में। तो इसमें हम टीजीटी साइंस की तैयारी करने के लिए आपको कुछ पॉइंट ऐसे बताएंगे जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि आप अपनी तैयारी किस प्रकार से करेंगे। तो इस तैयारी को करने के लिए आपको अपने नोट्स की तैयारी कैसे करनी है, आप किस प्रकार से टीजीटी को क्रैक कर सकते हैं, अगर आपको यह जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, हमारे पास यहाँ ऐसे कोई स्टूडियो तो है नहीं, तो हो सकता है आपको कुछ अतिरिक्त आवाज़ भी यहाँ पर मिल जाए, लेकिन मैं एक शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाए कि हाँ भाई, एक अध्यापक हैं, एक साथी महोदय हैं जिन्होंने हमें इस प्रकार की जानकारी दी थी, और आप हो सकता है आप कामयाब हो जाएं और मुझे भी उस आधार पर याद करें। देखा होगा अक्सर ज़्यादातर जो होता है आपका तैयारी कराने वाले वो अध्यापक होते हैं जिनका खुद कभी कोई टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। टीजीटी साइंस की तैयारी वो कराते हैं जो खुद टीजीटी नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जैसे पहली वीडियो में बता दिया था कि मैं इस पद पर कार्यरत हूं और अपने अनुभव को आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। तो हम जो आपको जानकारी देंगे, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि जिस आधार पर मैंने तैयारी की थी, हो सकता है वो मेरे लिए अच्छा हो, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको भी इसके प्रो पॉइंट, जो प्लस पॉइंट होते हैं, वो आपको जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा जानकारी न देते हुए केवल जो आपका 2016 में जो विज्ञापन निकला था, उसका एक एग्जाम हुआ था एलटी ग्रेड का, टीजीटी ग्रेड का, तो हम उसको लेकर चलते हैं। अभी आपके संगीता त्रिपाठी जी जो कह रही हैं सुप्रभात जय परशुराम जी की, अब हम आपको जो जानकारी देंगे वो 2016 का पेपर मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, जो कि 2019 में मार्च में आपका होल्ड हुआ था, मार्च में लिया गया था। थोड़ा सा मैं अपने बारे में एक बार फिर से आपको बता दूं कि मैं 2010 में जो विज्ञापन निकला था उसमें सेलेक्ट हो गया था, और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। तो आप भी अगर मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपको भी मिल जाएगी। अब मैंने क्या रास्ता अपनाया था, मैंने किस प्रकार से तैयारी की थी, मैं केवल उस आधार पर ही आपको जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। तो अभी मेरे पास, जैसे मैंने कल लाइव के वीडियो के लिए आपका शेड्यूल जारी किया था, तो इस शेड्यूल के साथ साथ कुछ फेसबुक ग्रुप्स हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उन पर जैसे जानकारी दी थी, तो मेरे पास उनमें एक कमेंट आया कि सर आप अपने नोट्स भी दे सकते हैं क्या, साझा कर सकते हैं। ये मैंने 2010 का जिक्र आपके सामने इसीलिए किया है कि 2010 से अब 2020 आ चुकी, लगभग 10 साल के करीब हो चुकी है, और 2012 में जब मैंने ज्वाइनिंग की थी तो 8 साल उसको भी हो चुके। तो वे मेरे नोट्स मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी तो मैंने भी अपने नोट्स कुछ साथियों को दिए थे, उसके लिए भी मारा मारी मची थी कि हमें नोट्स दीजिए, कुछ ने फोटो स्टेट कराई, तो इस प्रकार से वो नोट्स उन्होंने ग्रहण कर लिए थे। लेकिन उनमें से किसका नंबर आया, किसका क्या हुआ, वो एक अलग मैटर है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मैंने जो तैयारी की थी वो किस आधार पर की थी। तो मेरे हाथ में अभी 2016 का एक पेपर है, ये आपका जो 2019 मार्च में आपका लागू किया गया था, इसके फिलहाल इंटरव्यू भी चले हुए हैं। इसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगा। अगर आपके पास ये सैंपल पेपर है तो आप अपने सैंपल पेपर को अपने सामने रख सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लोरीन क्या है, यानी पूछा है कि क्लोरीन है। अक्सर क्या करते हैं, मैंने और भी जो YouTube पर चैनल देखे हैं उनमें कुछ पेपर अपलोड किए हुए हैं, और वो सीधा एक जवाब दे देते हैं कि इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले मैं उनको लिख लेता हूं। एक में कहा गया है कि उपचयन एजेंट है, दूसरे में कहा गया है कि ये ब्लीचिंग एजेंट है, और तीसरे में कहा गया है कि ये निसंक्रामक है, और चौथे में कहा गया है कि ये सभी, जो चौथा पॉइंट है उसमें कहा गया है कि ये सभी हैं। देखिए, अपनी तैयारी जब आप टीजीटी की करेंगे तो ज्यादातर में क्या करते हैं, सीधा आंसर दे दिया कि सभी हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसे न लें, इस प्रकार से डायरेक्ट ना लें।
कि रट्टा मत मारिए, समझिए क्वेश्चन को आप लोगों को दिया क्या है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए और उसमें आपको समझाया क्या जाएगा, यानी आपको इन सभी पॉइंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे कि उपचयन किसे कहते हैं, उपचयन एजेंट क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, निसंक्रामक क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम उपचयन की बात करें तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक होती है ऑक्सीकरण और एक होती है अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन तो जुड़ेगी, हाइड्रोजन हट जाएगी। इसी प्रकार से अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन हट जाती है। ये तो है अभिक्रियाएं, लेकिन अगर हम इन अभिक्रियाओं को कराने वाले पदार्थों को लेकर चलें, जिस प्रकार से अध्यापन एक क्रिया है उसको अध्यापक कराते हैं, टीचर्स कराते हैं, तो अध्यापन कराने वाला अध्यापक होता है। इसी प्रकार से ऑक्सीकरण करने वाला ऑक्सीकारक होता है, और इस ऑक्सीकारक पदार्थ को जिसके द्वारा ऑक्सीकारक हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, उसे कहा गया ऑक्सीकारक। इसको उपचायक भी कह देते हैं। अब इनकी पहचान कुछ इस प्रकार से की जाएगी कि जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। ये अलग अलग नामों से भी आ जाती हैं, ये ऑक्सीकरण है, ये अवकरण के नाम से आ सकती है, अपचयन और अवकरण। ऑक्सीकरण को उपचायक, उपचयन भी इसको कह सकते हैं, उपचयन। तो अभिक्रियाओं के नाम आप लोगों को याद करने पड़ेंगे कि इन अभिक्रियाओं को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा एक है, लेकिन यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कई तैयार हो रहे हैं, तो तैयारी करने का मेथड आपका होना चाहिए कि आप न केवल एक क्वेश्चन को तैयार करें बल्कि उसके साथ साथ अनेकों क्वेश्चन तैयार हो जाएं। आप अपने नोट्स जब तैयार करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ही करना। तो उसके बाद अब यहाँ पर क्लोरीन, ये उपचायक किस प्रकार से हो सकता है, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, तो लाइव वीडियो में कुछ समस्या अगर आ जाती है तो उससे आपको किस प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, कुछ समय बाद रिकनेक्ट अपने आप हो जाता है। हमारे एरिया में हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, आपके पास हो, बफरिंग हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर आप देखते हैं उपचयन एजेंट, तो वह पदार्थ जो उपचयन करता है, यानी कि उपचयन क्या करेगा, उपचायक होगा, ऑक्सीकारक होगा, जो ऑक्सीकरण करता है। तो क्लोरीन किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है। अगर इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम इन ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को देखें तो जिन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है उनको ऑक्सीकरण कहेंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है उनको अपचयन, और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा। तो क्लोरीन जो गैस होती है, क्लोरीन परमाणु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्लोराइड आयन बना देते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो इनका अपचयन होता है, और अपचयन करने वाले पदार्थ उपचयन एजेंट होते हैं। तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट ब्लीचिंग। ब्लीचिंग किसे कहते हैं, ब्लीच करना, रंग उड़ा देने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ब्लीचिंग, रंग उड़ाना। क्लोरीन गैस भी इस प्रकार का कार्य करती है कि जो क्लोरीन है भीगे हुए पदार्थों के साथ अगर अभिक्रिया करती है तो वो नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, जो कि रंग उड़ाने के काम आता है, रंग को हटा देता है, इसलिए इसको ब्लीचिंग पदार्थ कहा जाता है, ब्लीचिंग एजेंट कहा जाता है रंग उड़ाने की प्रक्रिया को। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये ब्लीचिंग का कार्य भी करता है। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट अगर हम लेकर चले, निसंक्रामक, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जो संक्रमित करने वाले परमाणुओं, रोगाणुओं, कीटाणुओं, जीवाणु आदि को समाप्त कर देता है। आपने ऐड में सुना भी होगा, रेडियो पर बहुत ऐड आता है एफएम पर, कि पानी को 20 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें एक क्लोरीन की गोली डाल दीजिए। क्लोरीन की गोली क्यों डाली जाती है, क्योंकि वो उसमें उपस्थित कीटाणुओं, जीवाणुओं आदि को नष्ट कर देती है, उनके संक्रमण को समाप्त कर देती है, विनाश कर देती है, विसंक्रमित, निष्पादित कर देती है उसको समाप्त करके। तो ये निसंक्रामक की भांति भी कार्य करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्लोरीन इन तीनों पॉइंट्स को वेरीफाई करती है, तो इसमें सभी का ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहां पर अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आपको कराया एक क्वेश्चन है, लेकिन जानकारी मैंने आपको तीन पॉइंट के बारे में दे दी। ऑक्सीकरण, अपचयन की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में जानकारी दी,
तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से आप तैयारी कीजिए कि क्वेश्चन पेपर को, किसी भी क्वेश्चन को रटे मत, रटना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन सेम टू सेम ना कर बदल कर आ जाए। तो उस बदले हुए क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करेंगे, मेरा मुख्य उद्देश्य केवल आपको उस प्रकार से तैयार करना है। हमने जैसे वीडियो का नाम ही ये डाला था कि टीजीटी साइंस की तैयारी कैसे करें, तो कैसे करनी तो आपको, यह मेहनत तो आपको ही करनी होगी। ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स पर आपने देखा होगा लिखा रहता है कि शॉर्टकट विधि से पढ़िए। शॉर्टकट विधि कोई नहीं होती। देखिए, सफलता का केवल एक ही तरीका होता है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। शॉर्टकट मेथड से आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और जो क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से आप याद करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है वो एक जगह वो शॉर्टकट यूज हो जाए, दूसरी जगह उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अभी एक मैंने पहला क्वेश्चन किया है जिसका आंसर हमने दे दिया सभी। जो मैं आपका ये क्वेश्चन पेपर कर रहा हूं, ये 2016 का जो बुकलेट सी थी आपकी, सी बुकलेट, उसके क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सोल्व करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल, डेनियल सेल में होते हैं, क्या होते हैं डेनियल सेल में, अब इसको देखना है। तो यहाँ न केवल डेनियल सेल, इसके ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं। जिंक और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोडों के रूप में होते हैं। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है जिंक और आयरन यानी Fe। तीसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है जिंक और Si यानी सिलिकॉन। और चौथे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है जिंक और Ag। कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं डेनियल सेल में? अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डेनियल सेल होता क्या है और उसमें इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, किस प्रकार से उन इलेक्ट्रोड को लिया जा सकता है। देखिए, डेनियल सेल, सेल एक ऐसे उपकरण होते हैं जिसके द्वारा हम विद्युत को पदार्थ में, द्रव्य में, और द्रव्य यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपसी परिवर्तन हम कर सकते हैं। वो पदार्थ कहलाता है, वो सॉरी उपकरण कहलाता है सेल। वह उपकरण जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को द्रव्य ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है, वो कहलाता है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। और जिस सेल के द्वारा हम द्रव्य यानी पदार्थ को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे कहा जाता है डेनियल सेल, या फिर गैल्वनी सेल, या फिर वोल्टिक सेल। देखिए, एक सेल के ही कितने नाम होते हैं। तो यहाँ केवल डेनियल सेल का नाम दे दिया गया। हमने आपको बताया कि डेनियल, गैल्वनी और वोल्टियन अनेक प्रकार के ये सेल होते हैं जिसके द्वारा द्रव्य अर्थात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता हो, उस सेल को डेनियल सेल, वोल्टिक सेल, गैल्वनी सेल कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया। अभी हमारा टॉपिक था ये। अब जो ये आपका सेल होता है, उस सेल में कुछ इस प्रकार से यूज किया जाता है, जैसे आपकी घरेलू बैटरी है जिससे इन्वर्टर चलाते हैं, तो उस बैटरी में आपके दो पॉइंट होते हैं, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। इनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है, उन रोड्स को। अब इलेक्ट्रोड के बारे में फिर आपको अलग से जानकारी प्राप्त करनी होगी, यानी एक टॉपिक को पकड़िए, उससे संबंधित जितनी जानकारी आप जुटा सकते हैं, क्योंकि अभी 2020 के जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के विज्ञापन आएंगे, उस विज्ञापन आएगा आपकी एलटी भर्ती का, टीजीटी ग्रेड के लिए, उसकी अभी केवल घोषणा मात्र हुई है, अभी फॉर्म नहीं आए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी अभी से कर दीजिए। एकदम से तैयारी नहीं होती, 2 दिन में कोई सिकंदर नहीं बनता। सिकंदर बनने के लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा युद्ध करने पड़ते हैं, और वो युद्ध आपका आपकी पढ़ाई से है। तो इस पढ़ाई को अगर हम करते हैं तो किस प्रकार से हम इसको देखेंगे, उसके बारे में हमें जानकारी देखनी है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो किस प्रकार से कार्यरत करते हैं। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं सेल के अंदर, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे मैं आपको बता रहा था, जो आपकी बैटरी होती है घर पे यूज होने वाली, उस बैटरी को जब हम चार्ज कर रहे होते हैं, जब हम उसको चार्ज करेंगे तो वो एज ए विद्युत अपघटनी सेल काम करेगी, और जब हम उससे बैटरी से बिजली ले रहे हैं, इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, तब वो आपका डेनियल या गैल्वनी सेल की भांति कार्य करती है। तो उसमें दो प्रकार के आपके इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जिंक इलेक्ट्रोड होता है और एक कॉपर इलेक्ट्रोड। जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है एनोड। ये चाहे डेनियल सेल हो यानी विद्युत अपघटनी सेल हो, या फिर आपका वोल्टिक सेल हो, कोई सा भी सेल हो,
जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी वही आपका एनोड होगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हो यानी अपचयन अभिक्रिया होती हो उसको कहा जाता है कैथोड। अब ये कैथोड और एनोड पर किस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इसका निर्धारण हम आगे जब आगे कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तब करके बता देंगे। फिलहाल हमें तो इस क्वेश्चन को देखना है। तो इसमें आपका जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड उपस्थित होते हैं। जिंक और आयरन दोनों के दोनों परबल अपचायक होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखते हैं दोनों, इसलिए हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जिंक और सिलिकॉन, जिंक और सिल्वर भी उनमें ज्यादातर यूज नहीं होते, सामान्य तौर पर उनमें कॉपर और जिंक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करता है जबकि कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति कार्य करता है। तो इस प्रकार से अब हमारे ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम एक तीसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के थे, लेकिन तीसरा क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का है। अब इस फिजिक्स के क्वेश्चन में आपको क्या दिया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है किसी बाहरी, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, किसी बाहरी बल द्वारा एक पिंड पर, बाहरी बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य, जो किया कार्य है वो किस परिवर्तन के बराबर होता है, किस परिवर्तन में योगदान देता है, योगदान करता है। और इसमें आपके 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा, जिसको यू से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कुल ऊर्जा, जिसको ई से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए मैं यहाँ पर यू और ई आदि लिख रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है गतिज ऊर्जा, और चौथा पॉइंट दिया हुआ है उष्मीय ऊर्जा। क्यों यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूं वो मैंने लिखा नहीं है। स्थितिज ऊर्जा यू, ई कुल ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग, या जितनी भी पिंड के अंदर ऊर्जाएं हैं उन सभी का योग। के होता है गतिज ऊर्जा और क्यों होता है उष्मीय ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए किया गया कार्य और परिवर्तन पूछा है। अब अगर कोई वस्तु, किसी वस्तु के अंदर कुछ ऊर्जा है तो वो अब सदैव गति के रूप में रहता है। छोटे बच्चों को देख लीजिए, जब तक उनके अंदर एनर्जी रहेगी तो वो खेलते कूदते रहेंगे, लेकिन अगर वो थक गए तभी वो आराम से बैठते हैं, यानी उस समय उनकी बैठने पर तो ऊर्जा होगी स्थिति ऊर्जा, और स्थिति ऊर्जा केवल एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में होती है, जबकि उनको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। ले जाने में अर्थात गति में। तो एक प्रमेय आती है आपकी फिजिक्स में, कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जो किया गया कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा, क्या लिखा मैंने, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। तो यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो आपका थर्ड आएगा। स्थितिज ऊर्जा पिंड की केवल स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। उसमें भी पिंड को जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे यानी उसमें गति उत्पन्न करेंगे तभी उसमें स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो गति करने के कारण उसमें ऊर्जा आ जाएगी गतिज ऊर्जा। इस गतिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन होता है वो ही आपका कार्य कहलाता है, और इसको कहा जा सकता है प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा। अब बाद में ऊर्जा घट रही है बढ़ रही है, उस आधार पर लेकर चल सकते हैं कि कौन सी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, कौन सी वैल्यू आपकी नेगेटिव है। तो इस फिजिक्स के क्वेश्चन में तो हम केवल इतना ही कहेंगे। आप बुक से इस कार्य ऊर्जा प्रमेय को देख लें। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय जो है वो 9th के फिजिक्स में या 10th के फिजिक्स में आपको मिलेगी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अलग से कोई बुक परचेज ना करें, पैसा वेस्ट न करें। कागजों का बंडल इकट्ठा करने से टेस्ट क्लियर नहीं होते, उनको पढ़ने से टेस्ट क्लियर होते हैं। तो आप अपने नोट्स जब बनाएं स्वयं बनाएं, और जो 11th 12th की 9th की और हाई स्कूल की बुक है 9th 10th 11th 12th की, केवल उन बुक से आप अपने नोट्स बनाइए। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे आपके समय यानी जिन्होंने लगभग 2004-5 से पहले तक इस बीएड वगैरह के बारे में अपनी तैयारी कर ली है, जो टीचर बनने के इच्छुक थे, उस समय से पहले जो आपकी बुक्स हैं पहला तो उनको प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन फिलहाल अब सिलेबस भी चेंज हो चुका है तो आप लेटेस्ट बुक का भी यूज कर सकते हैं। उसमें आपकी के.एन. शर्मा की केमिस्ट्री है, कुमार मित्तल की फिजिक्स है, सामान्यतः हमारे यूपी में लगभग यही चलती हैं, तो आप उनको यूज कीजिए। उनमें इसी प्रकार से आपके पीछे जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए होते हैं चैप्टर के लास्ट में,
कंपटीशन वाली नहीं कह रहा हूं मैं, सिंपल जो 12th लेवल के लिए आपको क्वेश्चन दिए होते हैं उनकी तैयारी कीजिए। और इस प्रकार जैसे मैं आपको बता रहा हूँ डीपली, वैसे आज हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इस पूरे पेपर को आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके एक दिन में होते हैं हो जाने दीजिए, कोई ज्यादा हम टाइमिंग्स में नहीं लगाएंगे कि भाई हमें आज ही करना है। तो आप जितने क्वेश्चन कर सकते हैं उतनी तैयारी कीजिए। और यहां तक मैं कहूंगा कि अगर आप इससे अलग कोई क्वेश्चन करते हैं और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। और अगली वीडियो जब हम लाइव लेंगे तो उस लाइव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। जल्दी ही हम आपके लिए अगली फिर से एक लाइव वीडियो लेकर आएंगे जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं जिसमें हम उनको करेंगे। क्योंकि आज अभी तक देख लिया होगा हम अभी तक तीसरे क्वेश्चन पर आए हैं, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य न केवल पढ़ाई करना बल्कि आपको मानसिक तौर पर भी तैयार करना है। तो एक क्वेश्चन को करने से मैं ये नहीं चाहता कि केवल वो क्वेश्चन हो, बल्कि आपको ऐसी जानकारी देना चाहता हूं कि आपके लिए एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाएं। वो क्या कहते हैं हिंदी में कि एक तीर से कई शिकार हो जाएं। तो आपको वो शिकार करना है, शिकार करना है इस पेपर का, इसको कैसे क्लियर आपको करना है। चलिए अब हम इसके पश्चात एक चौथा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। उसमें क्या दिया है पहले उसको भी देख लेते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है देख लेते हैं क्या है। ये दिया है आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। चौथे क्वेश्चन में पूछा है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो इनमें से कौन सा तत्व सबसे विद्युत ऋणात्मक है। दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है Fe, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है आपका तांबा यानी Cu, तीसरे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सीजियम Cs और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है लिथियम। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो प्रबल है आपका कौन सा यौगिक है उसको आपको देखना है। तो यहां देखते हैं कौन सा तत्व सॉरी विद्युत ऋणात्मक। तो विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है अगर हम इसके बारे में एक्सप्लेन करें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको इंग्लिश में कह दिया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी भी परमाणु के द्वारा किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाते हैं। और वो भी शेयर्ड पेयर में, जैसे आपका ए और बी कोई परमाणु आपस में सहसंयोजी बंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इनमें जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है अगर वो किसी एक परमाणु की ओर चला जाता है, एक परमाणु उसको अपनी ओर खींच लेता है, तो उस गुण को कहा जाता है विद्युत ऋणात्मकता। और कह सकते हैं कि वह तत्व बी, जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ए की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अभी रोहित कुमार जी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, तो स्वागत है आपका रोहित कुमार जी। देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से समझेंगे। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन भी आपका आ रहा है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता पता चलेगी कि दो तत्वों की जब हम तुलना करते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींच लेता है उसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कहा जाता है। अब यहाँ आयरन, कॉपर, लिथियम और सीजियम, इन सब में से देखना है कि कौन सा अधिक विद्युत ऋणी है। आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है। यानी विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी, विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। यहाँ पर मैं पहले एक क्वेश्चन बता दूं, अगर क्वेश्चन ये होता कि कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, तो याद कर लेना पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, जबकि सीजियम सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व है। विद्युत धनी धनायन बनाने का जो गुण होता है वो सबसे ज्यादा सीजियम में होता है। सीजियम सबसे ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा होता है, और जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन वो बहुत ही दुर्बल प्रभावी नाभिकीय आवेश के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो सीजियम सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व है। तो जाहिर सी बात है विद्युत ऋणी इन तीनों में से कोई एक होगा, सीजियम हमारा विद्युत ऋणी अधिकतम नहीं है। तो अब इन तीनों में से अगर देखें तो किसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण किसमें ज्यादा होगा। तो अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने कराया उससे संबंधित क्वेश्चन है। आयरन
की अपचायक प्रवृत्ति अधिक होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण ज्यादा रखता है तुलना में कॉपर के। जबकि लिथियम का आकार छोटा होने के कारण यह आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो यहाँ पर आपका कॉपर विद्युत ऋणात्मक तत्व मान लिया जाएगा इन सभी में। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं वो विद्युत धनी, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो विद्युत ऋणी। तो आज की वीडियो में हमने आपके सामने केवल ये 4 क्वेश्चन प्रस्तुत किए हैं। बाकी क्वेश्चंस को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली लाइव